Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the projectile motion. अब हम प्रक्षेप गति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक बार सभी प्रकार की गतियों के बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं तो पता चल जाएगा कि प्रक्षेप गति क्या है। तो सबसे पहली चीज आप देखिएगा, सरल रेखा में गति क्या होती है? सरल रेखा में गति यानी जब कोई वस्तु ऐसे सरल रेखा में गतिमान हो, चाहे वो त्वरण से गतिमान हो, चाहे मंदन से गतिमान हो, चाहे नियत वेग से गतिमान हो, सरल रेखा में गतिशील हो, ऐसी गति सरल रेखा में गति कहलाती है। ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति में क्या होता है कि वस्तु या तो ऊपर की तरफ जा रही होगी कुछ वेग से और या ऊपर से विरामावस्था से छोड़ी जा रही होगी तो कुछ वेग से नीचे टकराएगी। ठीक है ना? तो ये जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति हो गई। सीधे अगर देखें तो 37 से 90 डिग्री पर आ रही है या जा रही है। ठीक है ना? तो ऐसी गति ऊर्ध्व गति होती है, यानी 37 की तुलना में अगर देखें तो 90 डिग्री पर। ठीक है ना? तो ये ऊर्ध्व गति हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें घूर्णन गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति जो होती है वो वृत्ताकार पथ में होती है ऐसे, जिसकी एक त्रिज्या होगी, ये वृत्तीय गति हो जाएगी। और घूर्णन गति क्या होगी? घूर्णन गति में ये अक्ष निश्चित होता है, जैसे ये कोई वस्तु घूम रही है तो ये इसका अक्ष है, जैसे पंखा घूमता है ऐसी गति घूर्णन गति होती है। और किसी बिंदु को सेंटर मान के हम उसके आसपास वृत्ताकार पथ में घूमें, वो वृत्तीय गति होती है। तो ये सारी गतियां हैं। ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसमें कि प्रक्षेप गति क्या है। तो प्रक्षेप गति यानी जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। देखिएगा 37 तो ऑलरेडी है, हम किसी भी चीज को अगर सापेक्ष में पृथ्वी लेते हैं 37 धरातल तो वो बोला नहीं जाता, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो हम 37 से ही बात कर रहे हैं। तो प्रक्षेप गति होती है यानी जब किसी वस्तु को ये ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व से भिन्न ऐसे 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 कहीं भी फेंक सकते हैं, मतलब किसी भी कोण पर। यानी थीटा क्या होना चाहिए? थीटा 0 नहीं हो, थीटा 180 नहीं होना चाहिए और थीटा 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा 0 या 180 की स्थिति में सरल रेखा में गति हो जाएगी, 90 की स्थिति में ऊर्ध्व गति हो जाएगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और इसमें प्राप्त पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो देखिएगा ऐसे कोई वस्तु फेंकी गई u वेग से और थीटा कोण से, तो इस तरीके का इसका पथ मिलेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रक्षेप पथ है। ध्यान रखिएगा। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा प्राप्त पथ को प्रक्षेप्य पथ यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रक्षेप के घटक कैसे करते हैं। तो देखते हैं प्रक्षेप के घटक। तो देखिएगा ये है कोई वस्तु u वेग से और थीटा कोण पर बिंदु A से फेंकी गई, तो 37 घटक आपको पता है u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा होता है।
अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद ये बी बिंदु पर पहुंचा, यहाँ पर वेग इसका v हो जाएगा और कोण थीटा से बदलकर मान लें अल्फा हो गया, क्योंकि कोण बदलेगा वेग बदलेगा। तो अब क्षैतिज हो जाएगा v cos अल्फा और ऊर्ध्व हो जाएगा v sin अल्फा। ऐसे ही एक स्थिति आएगी जब ये सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचेगा, यानी इस बिंदु पर इसका ऊर्ध्व वेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिकतम ऊंचाई महत्तम ऊंचाई वाला बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु सी है। तो इस बिंदु पर जो भी वेग होता है वो क्षैतिज होता है, मान लेते हैं ये v डैश x है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं जाता कि वो गया महत्तम ऊंचाई तक और वहीं से सीधे जमीन पर गिर गया, वो जैसे पथ में गया है वैसे ही पथ में गिरता है। ये बात बता रही है कि इस बिंदु पर इस पर वेग कुछ न कुछ है, तो जो भी वेग है वो क्षैतिज वेग है, तभी ये इसको आगे की गति दे पाता है और जैसा ये गया था वैसा ही आता है। ये आप जानते हैं कि जैसे आप कोई कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं तो किसी कोण पर फेंकते हैं तो वो ऐसे ही गिरता है, ऐसा नहीं जाता कि सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले पे गया बिंदु पर गया और सीधे नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो ये आ जाएगा। ऐसे ही किसी बिंदु डी पर गए और इस पर वेग v डबल डैश हो गया, कोण बदलकर बीटा हो गया, तो v डबल डैश कॉस बीटा और v डबल डैश साइन बीटा। और सबसे आखिरी बिंदु मान लेते हैं E है, इस पर जब गिरेगा तो ये कुछ कोण होगा यहाँ पर गामा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे भी कोई भाला या ऐसी कोई चीज फेंकते हैं तो सीधे जाकर के वो 90 डिग्री पर ऐसे नहीं गिरता, भाला कैसे चुभता है, ऐसे जाकर जमीन पे चुभ जाता है। तो ये कुछ कोण होगा यहाँ पर, तो वो 37 से कोण हमने गामा मान लिया। वेग v ट्रिपल डैश है तो v ट्रिपल डैश कॉस गामा और ये v ट्रिपल डैश साइन गामा। इस तरीके से हमने इसके घटक बांट लिए। ओके, तो अब देखते हैं कि ये घटक जो हैं क्षैतिज सारे बराबर होते हैं। क्यों? v डबल डैश कॉस बीटा और v ट्रिपल डैश कॉस गामा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता, क्योंकि क्षैतिज में जी कार्य नहीं करता। आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं आप कि जैसे ये मार्कर है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन अगर जमीन में क्षैतिजता ऐसे फेंक दें तो ये फिर हमारे पास क्षैतिज में वापस नहीं आएगा। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका तो नीचे आ गया, क्यों? गुरुत्व के प्रभाव से। लेकिन क्षैतिज में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए सभी क्षैतिज घटक यानी वेग के सभी क्षैतिज घटक समान होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट तैयार होता है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप गति में इस प्रकार से फेंका जाए तो प्रक्षेप पथ के किसी भी बिंदु पर क्षैतिज यानी वेग के क्षैतिज अवयव सभी बिंदुओं पर समान होंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्षैतिज में गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य नहीं करता। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इससे बेसिस कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई वस्तु दस मीटर प्रति सेकंड के वेग से, या मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर फेंकी गई। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे एक बटे 2 सेकंड बाद क्षैतिज वेग, ऊर्ध्व वेग, परिणामी वेग। वैसे हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो सिर्फ क्षैतिज वेग को ही डिस्कस करते, बट इसमें ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो क्या होंगी इसके लिए? जी की वैल्यू हम 10 यूज कर लेंगे।
देखिएगा, तो ऐसे कोई वस्तु है, ये है ए बिंदु से 30 अंश के कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी गई, t बराबर 1/2 सेकंड बाद मान लेते हैं ये b बिंदु पर आएगी, यहाँ पर इसका वेग v, कोण अल्फा, तो v cos अल्फा और ये हो जाएगा v sin अल्फा। देखिए ये हो जाएगा 20 cos 30 और ऊर्ध्व वेग हो जाएगा 20 sin 30। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि v cos अल्फा इक्वल्स टू 20 cos 30, क्षैतिज वेग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्षैतिज में गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता, तो इसके लिए सीधे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर प्रति सेकंड। ये आया क्षैतिज वेग, एक काम तो ओके हो गया। अब बात आती है ऊर्ध्व वेग की, यानी ऊर्ध्व वेग क्या है, आधा सेकंड बाद v sin अल्फा। तो इसके लिए फिर गति का समीकरण यूज करेंगे, तो देखिएगा v इक्वल्स टू u माइनस gt, तो ये है uy प्रारंभिक वेग और ये है vy अंतिम वेग। v sin अल्फा इक्वल्स टू 20 sin 30 माइनस 10 इंटू 1/2, तो 20 sin 30 का मान 1/2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आया v sin अल्फा। यहाँ पर गति के समीकरण लगेंगे क्योंकि हम ऊर्ध्व गति का इस्तेमाल किया। अब देखिए हमें v cos अल्फा भी आ गया, v sin अल्फा आ गया, तो परिणामी वेग कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, यानी v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 300 प्लस 25 और ये आ जाएगा 1। इसीलिए हमने इसको वर्ग करके जोड़ा है और कोई तरीका भी नहीं है। तो v इक्वल टू √325 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा परिणामी वेग। हाँ, अब अगर इस बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करनी होगी तो इसके लिए आप दोनों का अनुपात कर देते। तो देखिएगा ये v sin अल्फा इक्वल टू आ गया है 5 और v cos अल्फा इक्वल टू 10√3, दोनों का अनुपात कर दें तो sin अपॉन cos tan अल्फा 1/2√3 बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3। तो इस तरीके से हम आधा सेकंड बाद उसकी दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस पर आधारित एप्लीकेशन है।